हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो एसएससी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2024 का रीजनिंग का पेपर जो आया था शिफ्ट 18 जनवरी जो को हुई थी। उस शिफ्ट के रीजनिंग के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आई नो काफ़ी लेट हो गया है रीजनिंग का पेपर डिस्कस करने से। मैथ्स का पेपर तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक 10 दिन का गैप आ गया है कि जब हम रीजनिंग का पेपर डिस्कस करने वाले थे तो उसके लिए डिले हो गया है। डिले का एक रीज़न है कि मेरी फैमिली में थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई थी। एक्चुअली मेरी दादी एक्सपायर हो गई है, तो उस वजह से मैं कुछ दिन तक क्लास नहीं ले पाया था। तो आज से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस को। तो डिस्कस करना ही था हमें पेपर, तो डिस्कशन के लिए रीजनिंग का पेपर रहता था, तो वो डिस्कशन आज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो, इसमें मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि एक तो अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, और दूसरा कि आप कितने क्वेश्चंस 1 गो में करोगे, फिर सेकंड गो में कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, और थर्ड गो में कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखते स्किप करना है, स्किपिंग की टेक्निक कैसे यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप कम टाइम में आपका कॉन्फिडेंस जब पेपर अटेम्प्ट करो ना तो ऊपर ही जाना चाहिए। हम ये बात कर रहे थे पहले, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा। क्वेश्चन तो सारे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन देखेंगे फर्स्ट गो में कौन सा क्वेश्चन देखना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं देखना है। क्योंकि क्या होता है ना, 30 क्वेश्चन है, सारे डिफिकल्ट नहीं होते, सारे लेंथी भी नहीं होते। तो फर्स्ट गो में 20 प्लस क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें सीखेंगे इस पे डिस्कशन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाइस का टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू टी। टी के ऑपोजिट क्या है वो पूछ रहा है। टी यहाँ पे भी एक कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। तो जब एक फेस कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज लिखते हैं तो कैसे लिखोगे, टी के बाद यू लिखोगे और फिर एस लिखोगे। यहाँ पे कैसे लिखोगे, टी के बाद क्यू लिखोगे और वी लिखोगे। यू क्यू के साथ आ रहा है, एस वी के साथ आ रहा है, टी के साथ क्या आएगा, तो नहीं होगा वो अल्फाबेट टी के साथ आएगा। यू तो यहाँ पे आ चुका है तो ये भी नहीं होगा, एस यहाँ पे आ चुका है ये भी नहीं होगा, वी भी यहाँ पे आ चुका है ये भी नहीं होगा, तो पी बचेगा, तो आंसर पी हो जाएगा। दूसरा, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, जब पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं, जो भी फेसेस दिखाई दे रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते हैं। तो टी के ऑपोजिट एस और वी नहीं होगा, तो आप सीधा काट दोगे, थर्ड गया और ये गया। टी के ऑपोजिट वी और क्यू नहीं होगा। ठीक है, यू यहाँ पे काट दोगे, एस भी काट दो, यू भी काट दो, तो बी यहाँ पे कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन बचेगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, ये बनाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप देख पाओगे कि हाँ ठीक है, जो फेसेस दिख रहे हैं वो तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। पूछा ऑपोजिट है तो ऑपोजिट लगा दोगे आप। वी को पहले एलिमिनेट कर दो, पी छोड़ देते हैं, एस नहीं होगा क्योंकि टी के ऑपोजिट दिख रहा है यहाँ पे, तो नहीं हो सकता। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन भी बचा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करना का था तो कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज करना है इसको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में। ठीक है, हमें मान लो क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ठीक है ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। इतना मुश्किल लॉजिकल ऑपरेशन भी नहीं लगवाएगा कि आपको एक बार देखो तो आपको समझ ही ना आए। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है पहले 1 3 3 और 3। देखते हैं पहले क्या आ सकता है। देखो पहले सारे वर्ड्स को पढ़ लो एक बारी। डिजाइन कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, तो यानी कि किसी चीज की डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड से यही पता चल रहा है, लेकिन सबके ना प्रोसेस में एक एक स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप सीधा प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे। भाई प्रोडक्ट पहले कॉन्सेप्चुअलाइज होता है, डिजाइन होता है, इस तरह की चीजें चलती है ना, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, तो आपको बस अरेंज करना है। तो पहले ऑप्शन में 3 और 1 को एलिमिनेट करके देख लेते हैं, 3 और 1 में से क्या आना चाहिए। तो अब आप ये चीज देख के बताओ। तीसरा ये रहा कॉन्सेप्चुअलाइज और फर्स्ट डिजाइन। पहले कॉन्सेप्चुअलाइज होती है चीज या डिजाइन हो जाती है। डिजाइन तो तब होता है ना जब आपको पता होगी क्या चीज डिजाइन करनी है, तो क्या किस चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उसी चीज को तो डिजाइन करोगे। तो यानी कि डिजाइन बाद में आता है, पहले तो आ ही नहीं सकता। तो यानी कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया आपका। 3 बचा हुआ है, तो पहले में 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ और फर्स्ट, पहले और पांचवे में क्या आएगा वो चीज चेक कर लेते हैं। पहला है डिजाइन और पांचवे है इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, बस लॉन्च ही कर दिया उस तरह से, तो लास्ट में आएगा, पहले तो आ ही नहीं सकता। जो 5 वाला है वो तो हो ही नहीं सकता सेकंड स्टेज पे, तो ये भी कट गया। ये दोनों बचे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये चेक कर लिया। फिर थर्ड पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 4 आ रहा है। 5 और 4 में देख लेते हैं क्या चीज होगी, उसमें से देख लेंगे। फिर 5 और 4 ये रहे, पहले डेवलप होगा या इंप्लीमेंट होगा। भाई पहले चीज डेवलप होती है फिर तो इंप्लीमेंट होगी, है ना। तो
फिफ्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बचेगा सिर्फ बी। तो ये भी फर्स्ट गो में करने के लिए था क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको इन वर्ड्स के मतलब पता है ना तो आप आसानी से कर सकते हो, और आप मेंस दे रहे हो तो आप आसानी से कर भी सकते हो, इतने सारे वर्ड्स मुश्किल भी नहीं दे रखे, तो आपको पता है इन सबके मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्चर का क्वेश्चन है, पिक्चर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पूछ रहा है विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ये 5 फोटोज दी हुई है आपको, कौन सी फोटो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती ये आपको बताना है। देखते हैं क्या कर रहा है। टी यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरह से हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम गया है, ऐसा समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूम गया है, ये एरो इस तरफ है, ये नीचे आ गए हैं दोनों, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज घूम गया। भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ही तो ऐसी शेप लेगा ये, ठीक है। अब दिखा समझ में आ रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज सेम घूम गया, यहाँ पे भी सेम घूम रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसे था तो ये नीचे आना चाहिए क्लॉकवाइज घूम के, तो ये तो नीचे आ गया लेकिन ये नहीं आया, तो यानी कि सी बिलोंग नहीं करता है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुश्किल नहीं है, कुछ समझाने लायक भी नहीं है इसमें, बस आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन है कि कौन सा हैश की जगह पे आएगा और कौन सा परसेंटेज की जगह पे आएगा। चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगेगा, आपको एक एक करके फिट करके देखना पड़ेगा कि पैटर्न इस वाले में सेम चल रहा है और इस वाले में भी सेम चलना चाहिए। जो सेम चलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हैश की जगह अगर आप बीबीजे रख दोगे, देखते हैं एक्स के बाद फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर कर लेते हैं, ये तो सिखाया पहले भी। ठीक है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, एक्स के बाद वाई जेड ए बी, 4 का गैप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए के बाद बी 1 का गैप आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखते हैं ओ आर डब्ल्यू रख लेते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 का गैप आ गया, सही है, पहला फिट हो गया। आर के बाद एस टी यू वी, ये भी 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पे तो 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट को तो हमने गलत कर दिया। सेकंड देख लेते हैं, बी ई जे क्यू आर डब्ल्यू, एक्स के बाद वाई जेड ए बी, वही 4 का डिफरेंस है, क्यू के बाद आर एस 2 का डिफरेंस है, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। भाई जब पहला मैच ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, एनालॉजी तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी बोल रहा है बी ई जे और ओ आर पी। एक्स के बाद वाई जेड ए बी 4 का है, ठीक है, ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 का है, ठीक है, ए के बाद बी सी डी ई 4 का है, आर के बाद एस टी यू वी 4 का है, ठीक है। एफ के देखते हैं, एफ जी एच आई जे 4 का गैप है, पी के बाद ए आ रहा है, तो ये तो 4 से तो बहुत अलग गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होएगा। मैच करके देखना है तो मैच भी कर सकते हो, अभी करा देते हैं। बीई जे है, ओ आर डब्ल्यू है, देखो एक्स के बाद वाई जेड ए बी 4 का गैप, ओ के बाद पी क्यू आर एस 4 का गैप, ए के बाद बी सी डी ई 4 का गैप, आर के बाद एस टी यू वी 4 का गैप, एफ के बाद जी एच आई जे 4 का गैप, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए 4 का गैप, तो यानी कि ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मैंने आपको एक सिंपल सीरीज तो सिखाई है, लेकिन ये सीरीज देख के जब कुछ क्लासेस रहती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो कि एक बार घट रहा है तो और एक बार बढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। साफ पता चलता है, इस सारी सीरीज ना पैटर्न पकड़ में आ जाता है स्टूडेंट्स को। अगर घट रहा है तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देखो इसका हाफ कर देते हैं तो 4.5 होगा, 4.5 में 0.5 प्लस कर दोगे तो 5 बन जाएगा, तो यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0.5 प्लस कर रहे हैं पहली स्टेज पे। दूसरे में देखो, अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं और 1 ही प्लस कर दूं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी स्टेज पे क्या है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1.5 ही प्लस कर रहे हैं। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे और 1.5 प्लस करोगे ना तो 10.5 ही आएगा। दूसरी स्टेज में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 प्लस करोगे, 10.5 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाए 21, 21 प्लस 2 23, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या करोगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे और 2.5 प्लस करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 से, 25 दिया 75, 7 25 दूनी 50, 57, 57.5 आ जाएगा, प्लस 2.5 प्लस कर दोगे 60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सीरीज ना देखते ही नजर आती है कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्योंकि सीरीज की हमने एक ही क्लास की है, ये रेगुलर क्लास चलेगी ना जब आपकी, तो आपको पता चलने लग जाएगी, कुछ सीरीज के पैटर्न तो देखते ही पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट वो में हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक्चर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते हैं और करवा भी चुके हैं। इन दोनों में जो पैटर्न होता है वही इन दोनों में पैटर्न होता है, देख लेते हैं। ये डॉट उठ के यहां चला गया है, इस वाले पिक्चर में यहां था और फिर इस वाले पिक्चर में यहां चला गया, ठीक है। देखो यहां पे आ गया ये, तो इसमें भी देख लेते हैं।
यहाँ पे टी है, ये उठ के यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे टी आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी, एक एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या चीज है, स्टार को देख लेते हैं, यहाँ पे है और स्टार बीच में आ गया है, तो इस वाले में डार्क सर्कल बीच में है, तो डार्क सर्कल बीच में आ जाएगा, तो डार्क सर्कल बीच में किसमें, डी में ही आंसर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका, और सारे एलिमिनेट हो गए आपके, ठीक है, सिंपल है, करवा चुका हूं पहले भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज है, देख चुके हैं, देखते हैं, देखो यहाँ पे एक एलिमिनेट हो जाएगा, टू यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है, एक एलिमिनेट हो सकता है, या तो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो पहले करके देख लेते हैं। कर्व्ड पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पर भी कर्व्ड पार्ट मिरर की साइड है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है, ये गलत हो गया, तो एक एलिमिनेट हो गया। ई देखो सब में सेम दे रखा है, इन तीनों में सेम दे रखा है, तो ई को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बी भी इन तीनों में सेम दे रखा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। एन चेक कर सकते हैं क्योंकि एन अलग अलग दिया हुआ है, देखो एन के दोनों लेग्स नीचे है, तो मिरर इमेज में दोनों लेग्स नीचे ही रहेंगे, यहाँ पे तो दोनों लेग्स ऊपर हो गए, तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों बच्चे। अब देखो 7 अलग दे रखा है यहाँ पे, तो 7 चेक करना है आपको, आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 का लेग नीचे की साइड है, तो लेग नीचे की साइड ही होना चाहिए, यहाँ पे तो फ्लैट आ गया, नीचे की साइड तो नहीं आया, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। इसी तरीके से दिखाया था, इसी तरीके को अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉजी है, ये इसकी क्लास अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जब आपकी क्लास हो जाएगी तो आप एक गो तो इसको दोगे कि अगर एक बारी में पैटर्न पकड़ में आ रहा है तो करते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं, देखो इंक्रीज हो रहा है, यहां से भी इंक्रीज हो रहा है, देखते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, एक बारी पैटर्न लगा लेते हैं डिफरेंस का, बस उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे फर्स्ट गो में। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर कितने डिफरेंस है, 4 3 7, यहाँ पे भी 30 का डिफरेंस, तो 50 और 30 का पैटर्न होना चाहिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखो 50 प्लस करते हैं तो 50 प्लस 208 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 30 प्लस करें 238, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, आपका आंसर हो जाएगा। ए चेक करने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन अगर आप और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट में ही आपको आंसर मिल गया, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 5 2 3 8 6 4 1 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट ये है, राइट ये है, आपका राइट भी इसके राइट होता है जो क्वेश्चन में बोला जाता है। क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, कर देते हैं। पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, देखो नंबर दिया हुआ है 5 2 3 8 6 4 1, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 6 और फिर 8, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर दिया। पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज, कितनी डिजिट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे तो चेंज हो गई, देखो ये चेंज नहीं हुआ, 2 जहां पे था वहीं पे ही है, 3 जहां पे था वहीं पे ही है, और सबकी पोजीशन चेंज हो गई, तो यानी कि 2 डिजिट्स है जिनकी चेंज नहीं हुई पोजीशन, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबा क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो स्किप कर देंगे फर्स्ट गो में। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा, स्किप कर देंगे। ये आसान क्वेश्चन होता है, इसको चेक कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन होता है, ये टॉपिक कराया नहीं है क्योंकि मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी अभी तो क्वेश्चन आया तो ये एक बारी में हो जाता है, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूं आपके लिए कि फर्स्ट गो में ये अटेम्प्ट किया जा सकता है ये क्वेश्चन ना, ठीक है। पूछ रहा है इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड फॉर कंक्लूजन गिवन एज ऑप्शन, ये स्टेटमेंट है, 4 आपको दिए हुए हैं कंक्लूजन, ठीक है। पूछ रहा है डिसाइड विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू बोल रहा है, जो होगा ही होगा ट्रू, इन कंक्लूजन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ट्रू है। पहले बोल रहा है जी बड़ा है सी से, देखो जी ढूंढो पहले, कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सी यहां पे लिखा हुआ है, ये पैटर्न चल रहा है, देखो जी एफ के बराबर है, यहां तो सी बड़ा है ई से, फिर बड़ा है और फिर बराबर है, ये सी बड़ा हो रहा है, यहां पे जी तो बड़ा ही नहीं हो रहा, तो गलत हो गया, ठीक है। देखो जब जो बड़ा है उसकी तरफ खुला हुआ होता है ना ये सिंबल, तो जब यहीं पे इस वाली सीरीज में इधर ही खुला हुआ है तो जी बड़ा कैसे हो सकता है, तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ बड़ा है डी से, एफ ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। सी बड़ा है डी से, तो यानी कि सी के डी यहां पर आएगा कहीं पे, भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां पे लिख सकते हो ना आप इसको, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, सी ग्रेटर देन डी, तो ई से तो बड़ा है, डी और ई का रिलेशन नहीं पता है हमें, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस चीज को। आपसे पूछ रहा है एफ बड़ा है डी से, एफ बड़ा कैसे हो जाएगा जब ये पहले ही सीरीज इस तरह से चल रही है, जब इधर सिंबल ही नहीं आ रहा तो एफ बड़ा हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। ए ई बड़ा है ए से, देखो अब क्या बोल रहा है, ई बड़ा है ए से, सी और ई का यहाँ पे सी बड़ा है ई से, तो यहाँ पे ई लिख सकते हो, यहाँ पे डी की जगह ई लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में क्या रिलेशन है वो नहीं पता, लेकिन सी बड़ा है ई से ये हमें पता है,
ई बड़ा है ए से, ये प्रूव करना है। क्या ई बड़ा हो पाएगा ए से? देखो जब दो ऐसे सिंबल हो जाते हैं ना बीच में, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ये वाला बचा है, इसको चेक कर लेते हैं ये कंप्लीटली डेफिनेटली ट्रू है या नहीं है। बी ग्रेटर देन जी चेक करना है। बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू सी, तो यानी कि ये चीज दी हुई है आपको, बड़ा है सी से, जी की बात कर रहा है, ये भी बड़ा है, फिर सारे सिंबल एक की साइड है और एक ग्रेटर देन का साइन है, तो बड़ा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका डेफिनेटली ट्रू है। ये जब क्लासेस में कराऊंगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये पहली बार में किया सकता है, ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज कोडिंग है और आपको फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनफ है करने के लिए, नहीं है। क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का है, देखो ये चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन कंक्लूजन और उसका है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर के लिए, नहीं। तो इसमें ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि कोई चीज मिस हो गई ना तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए इसको फर्स्ट गो में नहीं करेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी होता है, इसको पहले गो में करेंगे। बोल रहा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ लेटर। ये है, इसका फर्स्ट ले लो आर, थर्ड ले लो सी, सिक्स्थ ले लो 1 2 3 4 5 6 एन, और फिर सेवेंथ ले लो आई। इन चार से मिलके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हो, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और ऑल द लेटर्स बट ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, एक बार आंजी यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखो इन सब से कॉम्बिनेशन से कैसे बनाओगे आप वर्ड, आर के बाद सी, आर सी एन आई कोई वर्ड नहीं होता, चलो आर को एक और फिट कर लेते हैं। आर आई एन सी कोई वर्ड होता है, नहीं होता। आर एन सी आई कोई वर्ड होता है, नहीं होता। आर से तो कोई वर्ड बन नहीं रहा है। सी से करोगे सी आर एन आई नहीं होता, सी एन आई आर नहीं होता, सी आई एन आर नहीं होता, ये भी नहीं है। एन से कर लो एन आर सी आई नहीं होता। ये ना देखो पैटर्न से ना पता चलने लगता है, जब आप वर्ड्स पढ़े हुए हैं ना इतने, तो आपको पता नहीं ये वर्ड कॉम्बिनेशन कोई ऐसा बनाएगा ही नहीं, नहीं तो ना दिखने ही लगता है। इसमें साफ पता चल रहा है कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कि कोई भी कॉम्बिनेशन से एक मीनिंगफुल वर्ड हम बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बना बना के भी देखते हैं स्टूडेंट्स कि कोई कॉम्बिनेशन बन तो नहीं जाएगा, तो इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन मुझे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पोज को लिखा गया है ये वाले इसमें, सिल्क को लिखा गया है इसमें, पूछ रहा है एस का क्या कोड होगा। देखो एस यहाँ पे भी कॉमन है, एस यहाँ पे भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, आई एल के यहाँ पे भी नहीं है, आई एल के यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन होगा वही एस का कोड होगा। 35174638, 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, यही एस का कोड है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं देखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन सिखा चुके हैं तो बना सकते हैं। पूछ रहा है u प्लस वी, u प्लस वी का मतलब है u इज द मदर ऑफ v, u मदर है v की, बना दिया। v डिवाइड बाय w, v इज द फादर ऑफ w, v इज द फादर ऑफ w, ये भी बना दिया। w माइनस y, w इज द ब्रदर ऑफ y, w इज द ब्रदर ऑफ y, ये भी बन गया। y इंटू z, y इज द वाइफ ऑफ z, y इज द वाइफ ऑफ z, बन गया। पूछ रहा है u कैसे रिलेटेड है z से, u का रिलेशन बताना है z से, z से लिखोगे तो इसकी वाइफ के फादर की मदर है, वाइफ फादर मदर, ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें, और सारे गलत है, क्योंकि देखो z का रिलेशन u से पूछा है, इसकी वाइफ, इसके फादर v और उनकी मदर, वाइफ फादर मदर, ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथी क्वेश्चन है, वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ऑड वन आउट निकालना है, देखते ही पता चल रहा है। टेंपल में प्रे करते हैं, सही है। थिएटर में मूवीज देखते हैं, बिल्कुल सही है। पार्क में स्विम करते हैं, नहीं। रेस्टोरेंट में डिनर खाते हैं, हाँ खाते हैं, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ये कर सकते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। बना के दिखाता हूं मैं आपको। ऑल शीप्स आर काउ, ये शीप्स, ये काउ। सम काउ आर हॉर्सेस, सम काउ आर हॉर्सेस, ऐसे बनाते हैं। ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स, ऑल हॉर्सेस आर जैकल्स, ये ऐसे बन जाएगा। कंक्लूजन में बोल रहा है सम जैकल्स आर काउ, ये वाला जैकल्स का सर्कल है, काउ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो कुछ सम काउ जैकल हो सकती है, ये सही है, ठीक है। सम हॉर्सेस आर शीप, सम हॉर्सेस, हॉर्सेस का सर्कल ये है, शीप का सर्कल ये है,
यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो इसको अगर मैं ऐसे बना देता, ये है, और ये जो हॉर्सेस वाला काउस है मैं ऐसे बना देता तो हो सकता था, लेकिन ऐसे भी तो बन सकता है। अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कंप्लीटली ट्रू नहीं है तो ये आंसर कंक्लूजन नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर का क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है पैटर्न और कुछ नहीं है। देखो यहां से यहां जाएगा, लेकिन डार्क आना चाहिए। यहां से ये जा रहा है, डार्क आ रहा है, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। यहां पर देखो, उसके बाद फिर से यहां पे जाएगा, ऐसे डार्क हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो पूरा पैटर्न ही डार्क हो रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा चारों साइड, तो यहां पर दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करना है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। यहां तो लाइन आ रही है, यहाँ पे तो कोई लाइन ही नहीं जा रही बीच में, ऐसे कोई लाइन नहीं जा रही, यहाँ पे नहीं जा रही, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेडेड फिगर है, करवा चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे। देखते हैं, सर्कल के सामने आपको ऐसे काइट की शेप दी हुई है, तो रोटेशन अलाउड नहीं है, तो सामने ही ये मिलेगा आपको। देखो सर्कल के सामने काइट की शेप है, लेकिन ऊपर नीचे है, ये तो आमने सामने है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी ऊपर नीचे है, ये भी गलत हो गया। ये आमने सामने है, ठीक है, इसको रख लेते हैं, और ये भी आमने सामने है, इसको भी रख लेते हैं। ये जो ऊपर बॉक्स बना हुआ है, ये इन दोनों के ऊपर आ रहा है, क्या इन दोनों के बॉक्स ऊपर है? नहीं है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। इन दोनों के बॉक्स ऊपर है, हाँ जी है, ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, एम्बेडेड फिगर सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको डेज के हिसाब से फिट करने होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको रीड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है, एक बारी ट्राई मार लेते हैं। अगर फर्स्ट गो में हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन ना, तो एक ही बारी अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद इसको अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे स्किप करके इसको आगे निकल जाते हैं। एक बारी ट्राई कर लेते हैं, बड़ा नंबर है तो शायद इसका मल्टीपल चल रहा होगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, तो 18 वन जा 18, 18 वन जा 18, 11 से जा रहा है, 13 वन जा 13, 13 वन जा 13, ये नहीं जा रहा है, यहाँ पे वन रिमाइंडर बच रहा है। 31 वन जा 31, 31 वन जा 31, ये भी 11 पे जा रहा है। 22 एकम 22, 22 एकम 22, ये भी 11 पे जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में हो जाता है, ट्राई करते हैं। यू इज द फादर ऑफ एन, यू इज द फादर ऑफ एन, एन इज द सिस्टर ऑफ टी, एन इज द सिस्टर ऑफ टी, बना दिया। टी इज द वाइफ ऑफ आई, टी इज द वाइफ ऑफ आई, ये भी बन गया। आई इज द सन ऑफ एल, आई सन है एल का, ठीक है। हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, यू का रिलेशन बताना है एल से, तो एल का बेटा है ये, फिर इसकी वाइफ और इनके फादर की बात कर रहा है, तो सन वाइफ फादर की बात होगी। सन वाइफ फादर कहां पे है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, फर्स्ट गो में एक बार ही आपका डायग्राम बन जाएगा, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर का क्वेश्चन है, एनालॉजी लगानी है। देखते हैं, यहां पर थी फिगर, नेक्स्ट में यहां पर आ गई है, तो यानी कि रोटेट हो रही है कोई फिगर ना, हाँ ठीक है। ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, क्योंकि देखो ये भी ऊपर जाके सीधा हो गया है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये बॉक्स ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर कहीं आना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पे नहीं आ रहा, ये भी गलत है। यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये बचा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथी क्वेश्चन है, नेक्स्ट में देखेंगे। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, शी गार्डन्स दिल्ली को लिखा गया है AKJBMP, वेर इज शी को लिखा गया है MPPKKT। पूछ रहा है शी का कोड क्या होगा। कॉमन देखते हैं इसमें, यहाँ पर भी शी है, यहाँ पर भी शी है, और कोई कॉमन है? वेयर इज यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर इज यहाँ पर नहीं है, तो और कोई कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसके कोड में और इसके कोड में एक ही लेटर कॉमन होगा, यानी कि एक ही सिंबल कॉमन होगा, वही शी का कोड होगा। देखते हैं कौन सी चीज कॉमन है। MP यहाँ पर दिखाई दे रहा है और MP यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो यानी कि शी का कोड MP हो जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन रहता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी लॉजिकल ऑर्डर में बनाना है, देखते हैं एक बारी ट्राई करके। ऑप्शन देखते हैं पहले, 5 4 2 4। 5 प्रेस बोल रहा है, प्रेस किसको करोगे? अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो इसको छोड़ दो। 4 बोल रहा है पल्प, ठीक है, कुछ हो सकता है, इसको भी छोड़ दो। 2 बोल रहा है फिनिश पेपर, फिनिश पेपर तो लास्ट की बात होती है, जब कोई चीज फिनिश होती है वो तो लास्ट में आनी चाहिए ना लॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको कट कर दो। 4 की बात कर रहा है पल्प, इसको भी छोड़ दो, तो बचा क्या? 4 और 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 और 5 में पल्प है, किसको प्रेस कर रहे हो? किसी चीज को ही तो प्रेस किया जाएगा, तो प्रेस तो बाद में आना चाहिए ना,
पहले कैसे आ सकता है, तो 5 को भी आप कट कर सकते हो, बचे ये दो, 4 4 है, नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है 1 और 5 लिखा हुआ है, 1 पे डिलीवरी है और 5 पे प्रेस है, पल्प की डिलीवरी कर सकते हो, पल्प को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में भी देखते हैं, यहां पे 1 है, यहां पर 3 है, ड्राई करोगे या डिलीवरी करोगे, क्या चीज करोगे, लास्ट में तो डिलीवरी ही होती है ना, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सी गलत कर सकते हो, ठीक है। इतना ही है, लॉजिकल ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा, आप चेक कर लेते हैं, 4 5 3 2 1, पल्प है उसको प्रेस करोगे, प्रेस के बाद उसको ड्राई करोगे, ड्राई के बाद फिनिश्ड पेपर करोगे, फिर डिलीवरी कर दोगे, बिल्कुल सही है, फिट बैठ रहा है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है और कुछ नहीं है, बना लो सिंपल तरीके से, हो जाएगा एक ही बारी में। बी को लिख रहे हैं इनटू 5, डी को लिख रहे हैं -13, बी को लिख रहे हैं इनटू, सी को लिख रहे हैं प्लस, ए को लिख रहे हैं डिवाइड, डी को लिख रहे हैं माइनस, बी को लिख रहे हैं इनटू, सी को लिख रहे हैं प्लस, ए को लिख रहे हैं डिवाइड, सी को लिख रहे हैं प्लस, ये बन गया, इसका आंसर आपको निकालना है। 5 बजे 25 2, 5 बजे 25 और 2 27, -13 दूनी 26, 7 डिवाइड 14 को डिवाइड करोगे 7 से आ जाएगा 2, 15 बन जाए 75। अब इसमें मैं बोर्ड मास नहीं बताऊंगा, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे होना चाहिए था, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व कर रहा हूं मैं। 102 को 2 से डिवाइड करोगे 51 प्लस 15, यहां पर -75 दिख रहा है, ये 275 है, माइनस करोगे सीधा 200 बचेगा, ठीक है, माइनस का 26, 2 इसमें प्लस कर दो 53 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, 200 माइनस 26, ये कितना हो जाएगा 50, 63 हो गया, 63 5 68 हो गया, 68 हो गया, 200 68 में 26 गया, कितना आ जाएगा 38, 38 और 4 42, ठीक है, 200 और 2 प्लस 42 242 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। काफी क्वेश्चंस फर्स्ट गो में अटेम्प्ट हुए, देखते हैं एक बारी कितने हुए। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 क्वेश्चन देखो फर्स्ट गो में अटेम्प्ट हो गए हमारे। इस तरह से ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि आप जैसे ही 25 क्रॉस कर दोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ एक अच्छी रेंज में मेरा स्कोर पहुंच रहा है। 23 को तो अभी टाइम बहुत बचा होगा, अगर आप देखोगे भी ना कितने कम टाइम में हमने 23 क्वेश्चन कर लिए, और मैं तो डिटेल में समझा भी रहा हूं। जब आप चीजें करते हो तो आप लिखते नहीं हो वहां पे पेपर में ना, तो वो टाइम आपका बच जाता है। दूसरे गो में कौन से अटेम्प्ट करेंगे, जो आते हैं बेशक थोड़े से लेंदी होंगे, जैसे अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट सीखा होगा तो सिटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट किया जा सकता है फर्स्ट गो में, ठीक है, मतलब सेकंड वाले राउंड में। देखते हैं अब कौन से क्वेश्चन है किसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं। OPQRS सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सर्कुलर टेबल है, ठीक है जी, बना लेते हैं। कितने लोग हैं, 2 4 6, ठीक है, बोल रहा है सेंटर की तरफ देख रहे हैं, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब ये चीजें जब डिटेल में मैं समझाऊंगा, जब इस उसको टॉपिक को करेंगे, तो मैं बता दूंगा कि इस तरह से आप काउंट करते हो। T के लेफ्ट में बैठा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, तो P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T हो गया, ठीक है। S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, S और Q की पोजीशन कुछ नहीं पता है तो अभी बना नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज आगे दी हुई है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। P के साइड में Q नहीं हो सकता, Q यहां पे भी नहीं हो सकता है, Q यहां पे भी नहीं हो सकता है, Q इन दोनों पोजीशन में हो सकता है। रख के देख लेते हैं Q। उसके बाद कुछ बोल रहा था, S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q का राइट यहां चलेगा और S बैठा हुआ है थर्ड राइट पे। अगर Q यहां पे है तो थर्ड राइट कहां होगा, 1 2 3, यहां पर S बैठ सकता है, ठीक है, खाली जगह बैठ सकता है। अगर ये वाला Q होगा, तो अगर ये Q होता तो थर्ड राइट में बैठता, फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये, नहीं बैठ पाता, तो यानी कि ये Q की पोजीशन नहीं हो सकती, Q की पोजीशन यही होगी, ये वाली, ठीक है, फिट बैठ गया। O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S, O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S ये रहा, सेकंड राइट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, O यहां पे होगा। एक पोजीशन बची हुई है, देख लेते हैं कौन सा बचा है, O P Q R बचा हुआ है, R यहां पर लिख देंगे, यही उसकी पोजीशन है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू R।
ओ की पोजीशन बतानी है आर पे। आर ये रहा, इसके लेफ्ट में चल रहा है ओ, और कितनी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप देखते ही काट सकते हो, दो पोजीशन पे ही होगा, लेफ्ट में और राइट में बाद में देख लेंगे। ये थर्ड है, इमीडिएट नहीं है, थर्ड नहीं है, सेकंड ही बचेगा, यही बचेगा, और लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते थे सेकंड गो में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है इसमें। देखते हैं आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉज और ये वाले क्वेश्चन लास्ट में ही देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कोई बचा हुआ है तो। ये है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। बोल रहा है ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। क्या बोल रहा है, ये जो पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ लोग हैं, उनके डिफरेंट डेज पे एग्जाम है, हफ्ते के डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके एग्जाम है, किसी किसी दिन किसका एग्जाम है। बोल रहा है मंडे से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम होगा। अब देखते हैं किसका किस दिन एग्जाम है, कुछ चीजें दी हुई होंगी तो उसको फिट करते हैं पहले। बोल रहा है क्यू हैज द एग्जाम ऑन सैटरडे। भाई क्यू का तो सैटरडे साफ साफ बोल दिया इसने। ओनली टू पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में दो ही लोगों का एग्जाम हो सकता है, नीचे जा नहीं सकते। एस की पोजीशन यहां पे रखनी पड़ेगी, तभी दो लोग यहां पे फिट हो पाएंगे, इन दोनों के बीच में दो के एग्जाम हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन एस की फिक्स हो गई है। आर हैज द एग्जाम बिफोर एस, एस से पहले है उसका, तो यानी कि वेडनेसडे को अगर एस का एग्जाम है तो उससे पहले एग्जाम होगा, तो ट्यूसडे को होगा या मंडे को होगा, देखते हैं अब। आर हैज द एग्जाम बिफोर एस बट आफ्टर पी। पी के बाद है आर का एग्जाम और एस से पहले है। एस से पहले है तो आर यहां पे लिख देंगे, और पी के बाद में है, पी यहां पे आना पड़ेगा, मैंडेटरी हो सकता है क्योंकि होगा, क्योंकि इसके बाद तो बाद ही तो आ पा रहा है, उसके बाद तो कोई बीच में प्लेस ही नहीं बची हुई, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर टी। दो पोजीशन चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर टी बोल रहा है, दो पोजीशन कहां पे खाली है, यहां पर खाली है, यहां पर ही फिट बिठाएंगे। यू का एग्जाम जो है टी के एकदम बाद है, टी यहां पर होगा, टी के एकदम बाद यू का एग्जाम होगा। एक जगह बची हुई है, देखते हैं कौन सा बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू वी बचा हुआ है, तो यहां पर वी हो जाएगा। पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज वी हैव द एग्जाम। वी का एग्जाम कब है, संडे को है, तो संडे ये रहा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बच रहे हैं आई थिंक, अब उसमें टाइम लगता है, उसको आराम से करोगे आप जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शुरू से ही करते हुए चलते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखो कॉज की बात कर रहा है। बोल रहा है मैनी पीपल इन द सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग टू इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टीड ऑफ वन। क्या हुआ, सिटी एक्स में ना दो बिजली के बिल आ गए लोगों के, एक आता है ना घर पे, तो लेकिन क्या हुआ, दो बिजली के बिल आ गए। ये तो एक इवेंट है जो हो गया, कॉज है ये। इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, अब ये बात कर रखी है इन्होंने। अब जो इससे लिंक करता है ना वही इसका इफेक्ट होता है, जो इस वाले टॉपिक से बिल्कुल हटके बात करता है ना वो उसका इफेक्ट हो ही नहीं सकता। देखो अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर रहा है, और कितने, दो बार बात कर रहा है, और सिटी एक्स की बात कर रहा है। पहला इफेक्ट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश द डिटेल्स ऑफ एरिया वेयर पावर शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। क्या कॉज में पावर शटडाउन की कहीं बात की है, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा है, यहां पावर शटडाउन कहां से आ गए, तो यानी कि ये वाला इफेक्ट नहीं हो सकता है। अब देखो द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स हैज क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच विल लेड टू मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात कर रहा है यहाँ पे भी। बीइंग जनरेटेड वुड बी रिजॉल्व इन 48 आवर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो सिटी एक्स के बिल जनरेट हो गए हैं ना वो एक ग्लिच है, और जो रिजॉल्व हो जाएगा 48 आवर्स में। ठीक है, कॉज ये था, उसके बाद ये वाला एक्शन तो बनता है, तो यानी कि ये वाला इफेक्ट तो बनता है, ये वाला सही होगा। इफेक्ट थर्ड देख लेते हैं। लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस इन मैनी लोकेलिटीज। भाई जब दो दो बिल आ गए तो लोग तो जाएंगे ना गवर्नमेंट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑफिस में, वहां पे लाइंस तो देखने को मिल सकती है। जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो जाके लोग कहाँ धरना वगैरह करते हैं, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है वहीं तो करते हैं। यह तो है नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा है और जल बोर्ड में जाके बैठ गए, अगर ऐसे लिखा होता तो हम उसको काट देते। तो ये वाला इफेक्ट भी पॉसिबल है, लोग जा सकते हैं। तो यानी कि दो पॉसिबल इफेक्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है, इसको डिटेल में जब आपको ये टॉपिक मैं कराऊंगा, मेंस का टॉपिक है ये, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन है।
बोल रहा है दो स्टेटमेंट दी हुई है, लेवल 1 और लेवल 2। पूछ रहा है कि कौन सी सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर इन माउंटेन, चाइनीज कोडिंग के जैसे दिया हुआ है, फायर इन माउंटेन को लिख रहा है वो CPH और BO। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है उसका। पूछ रहा है फायर का कोड क्या है। तो क्या पहली स्टेटमेंट से देखते हैं आंसर आ जाएगा कि माउंटेन का कोड बो है, माउंटेन का कोड बो है। ठीक है, ये दोनों बच गए, C और PH। फायर का भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है, कौन सा है नहीं पता चल रहा। तो ये स्टेटमेंट इकलौता तो आंसर नहीं दे पा रहा है। तो अगर स्टेटमेंट 1 अलोन की बात कर रहा है तो वो तो आंसर गलत हो जाएगा। डेटा 1 इन स्टेटमेंट 1 अलोन एफिशिएंट, अलोन सफिशिएंट नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला दे पा रहा है आंसर या नहीं दे पा रहा है। आई सेंड फायर को ये बोल रहा है कोड किया गया CU और सा। ठीक है, या का बोल सकते हो, जैसे भी बोलो आप। यहां पर फायर तो है, यहां पर भी फायर है। देखते हैं अगर सेम मैच करता है तो आपको फायर का कोड मिल जाएगा सिर्फ इसी से। यहां पर भी SI है, यहां पर भी SI है, एक ही चीज मैच हो रही है, सिर्फ SI। तो यानी कि यहां पर भी फायर था, यहां पर भी फायर था, तो यानी कि फायर का कोड क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 जो है वो इकलौती सफिशियंट है आंसर करने के लिए। अब देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशियंट, हाँ जी ठीक है। वाइल डेटा 1 इज नॉट, हाँ जी डेटा 1 तो सफिशियंट नहीं थी, तो यानी कि ऑप्शन B आपका सही बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट टुगेदर सफिशिएंट, नहीं दोनों की तो साथ में तो जरूरत नहीं है, हमें तो दूसरे से भी आंसर मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। डेटा इन स्टेटमेंट 1 2 टुगेदर सफिशिएंट, मतलब यहाँ पे नॉट सफिशिएंट की बात कर रहा था, नहीं जी ये गलत था क्योंकि ये वाली सफिशिएंट है, तो ये गलत हो जाएगा। डी में क्या बोल रहा है, क्या दोनों साथ में चाहिए आंसर करने के लिए, नहीं जी सेकंड से काम चल जाएगा, तो ये भी गलत है। ये जो स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल सही बोल रही है कि स्टेटमेंट सेकंड इकलौती सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, वाइल डेटा इन स्टेटमेंट 1 नहीं है। 1 से आंसर नहीं निकल रहा है, सेकंड से आंसर निकल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन B आपका सही आंसर है इसमें। ठीक है, देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन रहता है, देखते हैं इसको। बोल रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच फॉलोज। ठीक है, सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर्स। ठीक है, कोई पजल सॉल्वर की बात कर रहा है यहाँ पे। सॉल्वर S, कोई सॉल्वर है S, एम्प्लॉयज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज एंश्योरिंग एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रेजोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। उसके बारे में बात कर रहा है कि वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करता है। क्या नाम है, सॉल्विंग अप्रोचेज उसकी बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है, एक्यूरेट रेजोल्यूशन की बात कर रहा है। किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स जो चैलेंजेस होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, क्या आइडिया लगाया जा सकता है गिवन स्टेटमेंट से। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको, इससे क्या हम आइडिया लगा सकते हैं वो चीज की बात कर रहा है। देखो ठीक है, द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉल्वर S in resolving complex challenges may be attributed to their systematic problem solving methods। सॉल्विंग अप्रोचेस की बात कर रहा था, ये रहा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस की बात कर रहा था। तो क्या ये आइडिया लगा सकता है सॉल्वर एस के बारे में, जब वो रिसॉल्व कर रहा है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, तो ये आइडिया लगा सकता है। देखते हैं, अब दूसरी स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं, पहले पे ही एक बार ये नहीं करते कि हाँ यही आंसर होगा। ठीक है ना, तो वो चीज भी अगर गलत पढ़ने लग जाएगी आपको कि अगर आपने पहली स्टेटमेंट ही देखी आप आइडिया लगाने लग गए कि हाँ ये तो आंसर हो सकता है, तो उसी का आंसर आपने नीचे ढूंढा, सेकंड वाली स्टेटमेंट आपने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाली गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ना जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट में जो बोल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोल रहा है सॉल्वर एस यूटिलाइजेज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर। यहां पर एक एक्सपर्ट पजल सॉल्वर की बात कर रहा है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें दी हुई है, वो चीजें मैच करानी है कि आपको दोनों स्टेटमेंट इनफ है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आप उससे आइडिया लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, अब धीरे से जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। बोल रहा है सॉल्वर एस एम्प्लॉय सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज, वो एम्प्लॉय करता है सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोचेज को। ठीक है, इंश्योर करता है वो एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रेजोल्यूशन, भाई एक्यूरेसी से काम करने की वो बात कर रहा है यहाँ पे। यहां पर भी क्या बात कर रहा है, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सॉल्वर एस इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। हाँ यहाँ पे भी यही बात कर रहा है। मे बी एट्रीब्यूटेड, ठीक है, और मे बी की बात कर रहा है, कोई कंक्लूड नहीं कर रहा है, कंक्लूड नहीं कर रहा है तो आइडिया लगा सकते हैं इससे, तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका
आइडिया लगाया जा सकता है, इन्फर्ड हो सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सॉल्वर एस यूटिलाइजेस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज। हाँ जी, यहाँ पे बात तो की हुई है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज की, ये भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यानी कि दोनों केस यहां पर वैलिड है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी इन्फर्ड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। रही इस टॉपिक की बात, डिटेल में सीख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको डिस्कस करना था, तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि जो स्टेटमेंट में बोला गया है अगर वही चीजें कंक्लूजन में या उसमें बोली गई है तो आपके वो दोनों सही आंसर होते हैं, और ऐसे स्ट्रिक्ट वे में नहीं, मे बी की बात कर रहा है तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स कैप्चर करते हैं यहाँ पे हम, वो मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहता है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ये रह रहा है आई थिंक। स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें भी आर्गुमेंट्स की बात कर रहा है, देखते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दे दी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 एमिशन, ठीक है जी, ये आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं। सेकंड देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स सबमर्ज ह्यूज अमाउंट अंडर वाटर देयर बाय अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फोना, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर जब आप बनाओगे ना तो जो लोकल फ्लोरा फोना होते हैं ना, यानी कि वनस्पति और क्या नाम है जो जानवर होते हैं, उनको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक आर्गुमेंट बोल रहा है। ऑप्शन क्या दिए हुए है, वीकेंड और स्ट्रेंथन की बात कर रहा है। सेकंड वाले में तो ये उसके ड्रॉबैक्स टाइप सी चीजें बता रहा है कि उससे ये गड़बड़ हो जाएगी, तो यानी कि सेकंड तो वीक कर रहा है। फर्स्ट में बोल रहा है CO2 एमिशन नील के बराबर होता है, यानी कि उसको स्ट्रेंथ कर रहा है, तो फर्स्ट स्ट्रेंथन हो रहा है, सेकंड वीकन हो रहा है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड वीकन, ये रहा, फर्स्ट स्ट्रेंथन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, बस और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए, शुरू से देख लेते हैं एक बारी। ये क्वेश्चन रहता है 27th क्वेश्चन, और आई थिंक हाँ सारे हो गए हैं। और 27th क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला ही है। देखो सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट छुटे, और सारे क्वेश्चन ऐसे थे ही नहीं जो फर्स्ट गो में आप नहीं कर सकते थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, टाइम बाद में ही देना चाहिए, क्योंकि जब आप बीच में क्वेश्चन इन तरह क्वेश्चन को उठा लेते हो ना, तो आपको ये लगता है अरे इतना टाइम निकल गया, क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं, जबकि वो सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो ईजी क्वेश्चन पहले उठा लो, जिसमें टाइम लगता है उसको बाद में करो। अब बोल रहा है क्वेश्चन है ये, अरविंद हैज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट मार्बल, तीन तरह के मार्बल है उसके पास। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाइट मार्बल आउट ऑफ ऑल द मार्बल, परसेंटेज पूछ रहा है हमें, व्हाइट मिल जाए, टोटल मिल जाए, इंटू 100, इसको परसेंटेज निकालना बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए देखते हैं अब स्टेटमेंट कौन सी जरूरत है। द सम ऑफ ब्लू ग्रीन मार्बल ही हैज इज 7, ब्लू और ग्रीन का सम दिया हुआ है 7, इससे व्हाइट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो व्हाइट की परसेंटेज कैसे निकालोगे, नहीं निकल सकती इससे। सेकंड देखते हैं, ही हैज 3 व्हाइट मार्बल्स आउट ऑफ 10 मार्बल, इसने बोल दिया 3 व्हाइट है, टोटल 10 है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, निकल गई परसेंटेज। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनफ है आंसर देने के लिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में बोल रहा है, डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट वाइल डेटा 1 इज नॉट, ऑप्शन ए ही सही बोल रहा है भाई, ऑप्शन 1 तो हो ही नहीं सकता ना, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर दे रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि उसने बता दिया व्हाइट वाले कितने हैं और टोटल वाले कितने हैं। जब दोनों ये चीजें आपको पता चल गई तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इनफ नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट इनफ है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। सारे क्वेश्चन हो गए। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट गलत कर सकता है, उसके अलावा एनालॉगी या इस तरह की चीजें ना कोई डिफिकल्ट नहीं आई है, ठीक है। अगर आपको लगे कि डिफिकल्ट पेपर है, ऐसा नहीं है, रीजनिंग का पेपर तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ किसी स्टूडेंट की रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट से को आंसर किस में स्टेटमेंट 1 में आ रहा है, स्टेटमेंट 2 में आ रहा है, वो उस तरह की डिफिकल्टी आ सकती है किसी किसी स्टूडेंट को जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फर्स्ट गो में ना हो, ठीक है ना। तो ये था डिस्कशन रीजनिंग के पेपर का शिफ्ट 18 का, ठीक है। आई थिंक आपको
डिस्कशन अच्छा लगा होगा। डिस्कशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, अगर मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है CGL 2025 के प्री के लिए अभी, तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने स्टार्ट कर रखी है। सिर्फ 15 क्लासेस ही हुई हैं, और अगर आप मैथ्स का जो डिस्कशन का पेपर हमने किया है उसमें क्वेश्चंस उठा के देखोगे, उस 15 क्लास में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा उसी क्लासेस में से आए हैं, जबकि हमने कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम ही उस तरीके से रखा है हमने कि आप जल्दी से जल्दी उस तरह की प्रिपरेशन पे पहुंच जाओ कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, 6 महीने का कोर्स करने की जरूरत नहीं होती है मैथ्स में। सब लोग बोलते हैं 10,000 क्वेश्चन करो, 20,000 क्वेश्चन करो, 6 महीने की प्रैक्टिस करो, डेली 100 150 क्वेश्चन लगाओ। मैं उस तरीके से पढ़ा नहीं रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर जो रॉ SSC यूट्यूब चैनल के मीडियम से पढ़ रहे हैं वो भी उस तरह की अप्रोच ना ले, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या होता है ना, सब लोग बाद में यही चीज़ बोलते हैं 6 महीने हो गए मैथ्स ही कवर नहीं हो रहा है, फिर GK तो वैसे भी नहीं होता है, 2 सब्जेक्ट वीक लेके जाते हो तो प्री भी क्लियर नहीं होता है, तो प्रॉब्लम वहीं पे अटकी रहती है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये एक टॉपिक है जो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा वास्ट है। मैथ्स को बनाया गया है जबकि वो वास्ट नहीं रह गया है। अब पहले कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे जो कि थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्रिपरेशन मांगते थे, लेकिन अभी के अगर पैटर्न देखोगे तो कोई ज़्यादा 6 महीने की प्रैक्टिस की मैथ्स में ज़रूरत नहीं होती है, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर क्यों ना हो। ठीक है, ये 15 क्लासेस रिपीट मोड में भी किसी ने पढ़ ली होगी ना, तो भी 2023 का पेपर उठा लेना प्री का, कोई सा भी 2022 का, अच्छे खासे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है ना, तो अब जो क्लासेस स्टार्ट होंगी दोबारा से, ठीक है, रेगुलर क्लासेस रहेंगे। थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, ब्रेक का रीज़न मैंने आपको बताया। ठीक है, उस वजह से कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, एक वीक आई थिंक 10 दिन तक क्लासेस नहीं हो पाई है, लेकिन अब से रेगुलर चलेंगी दोबारा क्लासेस। तो एक ही शिफ्ट का हमने मैथ्स का भी पेपर कर लिया है, रीजनिंग का भी पेपर कर लिया है। अगर आप कहोगे तो एक और शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो भी डिस्कशन कर लेंगे उसका भी। ठीक है, और फिर दोबारा से रैपिड मैथ्स की 1.0 जी सीरीज की क्लासेस जो चल रही थी वैसी चलेंगी, और रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही थी वो भी सेम तरीके से चलेंगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।